नमस्ते, मेरा नाम शुभी पाठक है और आज मैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। आखिर ब्रिटिश सरकार को क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को इंट्रोड्यूस कर दिया भारत में। तो इसके पीछे का कारण हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं वाई रेगुलेटिंग एक्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड। आखिर रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों पेश किया गया भारत में। तो सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम जानते हैं कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ये दोनों ही युद्ध जो है बंगाल में हुए थे, बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच हुए थे, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। अंग्रेज़ों ने इस पर जीत प्राप्त की और बंगाल में उनका प्रभुत्व बढ़ गया और धीरे धीरे आज के जो वर्तमान क्षेत्र हैं उन पर उनका प्रभुत्व बढ़ता गया। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार, बंगाल और आज का उत्तर प्रदेश। इन सभी क्षेत्रों में इनका अधिकार बढ़ गया। तो अब इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए यह ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है एक अच्छा प्रशासन हो, एक अच्छी प्रशासन व्यवस्था हो। तो अंग्रेज़ों ने बड़ी सूझबूझ से इसका भी जो समस्या है कि एक अच्छा प्रशासन की ज़रूरत है, तो अंग्रेज़ों ने इसे भी हल किया। अब इसकी थोड़ी और डीप में जाएंगे तो हम 1600 से स्टार्ट करते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप भारत और जो भी पूर्वी देश हैं वहाँ पर आप अपना व्यापार करिए, आपकी एक मोनोपोली है, आपका एक एकाधिकार है, आप जहाँ चाहें वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश अफसर थे वह करप्ट होते गए, भ्रष्टाचार में लिप्त होते गए। जो अफसर थे वो अमीर होते जा रहे थे और कंपनी को घाटा हो रहा था। इससे ब्रिटिश सरकार को भी घाटा हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे ब्रिटेन में जो कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, खुद ब्रिटेन की संसद में बहुत सारे लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने शेयर लगाए हुए थे, एक उनका संबंध था। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था ब्रिटिश सरकार को भी। अब ब्रिटिश सरकार को यह मंजूर नहीं था कि उनका घाटा हो, इसीलिए उन्होंने एक 20 वर्ष का एक अधिनियम लाया, एक एक्ट लाया, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जानते हैं। तो ये तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अगर आपसे कोई भी पूछे कि आखिर क्यों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आप सिंपली कह सकते हैं क्योंकि जो ब्रिटिश अफसर थे वह भ्रष्टाचार में लिप्त थे और प्रशासन व्यवस्था अच्छी नहीं चल रही थी, एक अच्छे प्रशासन की ज़रूरत थी। इसी कारण जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था, इस एक्ट को लाने का उद्देश्य ये था कि जो रॉबर्ट क्लाइव उस समय के जो है गवर्नर जनरल थे बंगाल के। आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? तो रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम किया था। उन्होंने दोहरी प्रणाली, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज इंट्रोड्यूस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल? सो रॉबर्ट क्लाइव। तो ये भी था कि जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो दोहरी प्रणाली अपनाई गई थी और उसके कारण जो है जो ब्रिटिश सरकार है उनको अच्छा प्रशासन की भी ज़रूरत थी। और जो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, जो भी प्रशासन में अच्छा वो नहीं कर पा रहे थे, उसको भी संबोधित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए ये इसका पहला उद्देश्य था। और ब्रिटिश सरकार ये कहना चाहती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप अब जो भी काम करेंगे वह आपका निजी मामला नहीं होगा। तो एक तो ये था कि ब्रिटिश सरकार अब चाहती थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब नियंत्रण में लाया जाए, नियंत्रित किया जाए। तो दूसरा ये कारण था। और तीसरा यह कारण था कि जो एक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक कमर्शियल यूनिट थी, एक व्यावसायिक इकाई थी, अब वह धीरे धीरे अर्धसंप्रभु राजनीतिक इकाई में तब्दील हो गई थी, रूपांतरित हो गई थी। सेमी सवरेन पॉलिटिकल यूनिट में जो है वह रूपांतरित हो गई थी, ट्रांसफ़र हो गई थी। तो उसको भी नियंत्रित करना था, उसको भी कंट्रोल करना था। तो इसके 3 उद्देश्य थे, आपने समझा। और सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य ये था, ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि ये जो कंपनी है जो कि एक व्यावसायिक इकाई में बदल गई है,
व्यावसायिक इकाई में थी, अब ये सेमी सॉवरेन पॉलिटिकल यूनिट में तब्दील हो गई है। अब इसको नियंत्रित करना है, बस इसका यही एक मुख्य उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अगर आपसे कोई भी उद्देश्य पूछे तो आप डायरेक्ट ये बता सकते हैं। और अब हम जानते हैं कि आखिर ये जो एक्ट आया था इसमें क्या क्या प्रावधान थे, इसमें क्या क्या नियम थे, क्या क्या चीज़ें इसमें कही गई थी कि आपको ये मानना है। तो ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रोविजंस। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है वो 20 वर्षों के लिए आया था। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था इसको जो है किस प्रधानमंत्री के समय इसे लाया गया था। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है ब्रिटेन के, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। तो लॉर्ड नॉर्थ की जो गुप्त समिति थी उसकी सिफारिश से ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसमें जो मुख्य प्रावधान ये थे कि जो बंगाल के गवर्नर थे, अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और जो उनके अधीन जो है 3 प्रेसिडेंसीज आती थी। पहला जो है वो बंगाल के तो बन ही गए, एक प्रेसिडेंसी तो बंगाल थी, दूसरी जो है वो मुंबई थी और तीसरी मद्रास थी। तो जो मद्रास और मुंबई की है इसके पहले स्वतंत्र गवर्नर थे। अब इनके अधीन जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे उनके अधीन ये दोनों ही प्रेसिडेंसीज काम करेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। और इसमें जो है 4 मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स जो है एक वर्किंग काउंसिल बनाई गई, क्योंकि इनको इतना सारा संभालना था तो इनकी भी मदद करने के लिए जो है ज़रूरी था कि एक वर्किंग काउंसिल बनाई जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने ये भी बनाया था। और ये जो 4 मेंबर्स थे इनको सिर्फ जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ही आग्रह पर जो है ब्रिटिश सरकार के जो मोनार्क होंगे, क्योंकि वो वहाँ तो राजा महाराजाओं का वो चलता था, आज भी वही है, तो वही हटा सकते हैं, गवर्नर जनरल नहीं हटा सकते हैं जो 4 लोग हैं उनको। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि इस एक्ट के तहत जो है वह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी, कोलकाता में हुई थी, जहाँ पर 4 जज थे। पहला तो मुख्य न्यायाधीश थे और 3 जो थे वो अधीनस्थ न्यायाधीश थे। और पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम था इलिजाह इम्पे। इलिजाह इम्पे जो है सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे कोलकाता के। और इसमें ये भी था कि जिस तरीके से कंपनी करप्ट होती जा रही थी, कंपनी जो करप्ट होती जा रही थी, तो सरकार ने कहा कि आप अब भारतीयों से और किसी तरीके से आप किसी से उपहार नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। अगर आप इन सब में पाए गए तो आपको जो है ब्रिटिश सरकार आपको हटा देगी। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी थी कि जो ब्रिटिश सरकार थी तो अब ये चाह रही थी कि ये इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं तो इनकी इनकम बढ़ा दो, इनका जो जितना ये पैसा कमाते हैं उसको और बढ़ा दो। और इन्हें ये बात भी कही गई थी कि अगर आपके पास लाइसेंस है तभी आप निजी व्यापार कर सकते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, ये प्रतिबंधित है। और कोई भी ऐसा पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, ये बात कही गई थी। मैंने यहाँ पर एक शब्द का उपयोग किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वह 24 मेंबर्स होते हैं जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स ही होते हैं, शेयर्स होते हैं। और जिनके ज़्यादा शेयर होते हैं तो वहाँ के मेंबर बन जाते हैं और वो 4 साल तक रहते हैं। तो ये तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने ये बताया कि आखिर जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण था कि इसके उद्देश्य क्या थे और इसमें क्या क्या, इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है, और एक चीज़ और, ये हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक उनका लिखित संविधान दे दिया गया था कि आपका ये कानून है, ये नियम है, इसी पर ही आपको चलना होगा। और भारत में जो हमारा संविधान है, हमारा जो आधुनिक संविधान है, इसकी ये प्रारंभिक सीढ़ी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।